सम्मान के साथ मैं स्नेहलता नेगी को आमंत्रित करता हूँ मंच पर, अपनी कम से कम 2 कविताएं सुनाइए। ये टिकता नहीं है। सभी को नमस्कार। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद डीसी साहिबा का, ममता जी का और पूरी की पूरी टीम का, जिन्होंने इस साहित्यिक महोत्सव का आयोजन किया है और जो एक मंच प्रदान करता है यहाँ के लोगों के लिए, उन कलाकारों के लिए, उन साहित्यकारों के लिए जो लिख रहे हैं। क्योंकि ऐसे जो मंच है वो एक ब्रिज का काम भी करती है, एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे की संस्कृति, भाषा, चीज़ों को जानने। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अब सीधे अपनी कविता पर आती हूँ। ज्ञात की टहनियाँ एक शीर्षक है कविता का, जो मूलतः ज्ञात जो लोग यहाँ किन्नौर से हैं, खासकर अपर किन्नौर से हैं, वो समझते होंगे कि ज्ञात एक पेड़ है, पौधा है जो जंगलों में मिलता है, जो जिसे घास बांधते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होती है। तो कानम में खास करके उसका उपयोग ज़्यादा होता है। तो मैंने उसी को एक मेटाफर बनाकर स्त्रियों के परिप्रेक्ष्य में, आदिवासी स्त्रियों के परिप्रेक्ष्य में उसे लिखा है। ज्ञात की टहनियाँ, हम श्रमशील आदिवासी स्त्रियाँ ज्ञात की टहनियों से हर बुरे वक्त में अपनी सार्थकता सिद्ध करती हैं। हम श्रमशील आदिवासी स्त्रियाँ ज्ञात की टहनियों से हर बुरे वक्त में अपनी सार्थकता सिद्ध करती हैं। जैसे ज्ञात की टहनियाँ बिखरी घास को, जंगलों में गिरी सूखी लकड़ियों को और सेब के बागों में कटी छटी टहनियों को जिस तरह गट्ठरों में बांधकर सुव्यवस्थित कर घर की मुंडेरों की शोभा बढ़ाती हैं, जिस तरह गट्ठरों में बांधकर सुव्यवस्थित कर घर की मुंडेरों की शोभा बढ़ाती हैं, मगर सर्द हवाओं में उस बेरहम मौसम में चूल्हों में झोंक दी जाती हैं देह के ताप बनाए रखने के लिए। हम श्रमशील आदिवासी स्त्रियां घर, खेत, खलियान और जल जंगल को व्यवस्थित कर अपने कंधे की मुंडेरों पर सजाती, संवारती और बुरे वक्त में परिवार के भरण पोषण के लिए नगर महानगरों की डरावनी संकरी गलियों में जी तोड़ मेहनत करती। ये पंक्तियाँ मूलतः झारखंड और यहाँ की आदिवासी जो स्त्रियाँ हैं, खास करके ह्यूमन ट्रैफिकिंग में और बड़े बड़े शहरों में घरों में जो काम करती हैं, उनको मद्देनज़र में रखकर जब भी मैं उन्हें देखती हूँ तो ये जो पंक्तियाँ हैं जो है उस रूप में मुझे याद आती है। हम श्रमशील आदिवासी स्त्रियां ज्ञात की टहनियों से खुद उग आती हैं रूखे पहाड़ों में, बेरहम हवाओं से संघर्ष करती, बर्फ़ के नीचे दबने, कुचलने और जमने के बाद भी मूर्छित खड़ी रह जाती हैं और माकूल मौसम का इंतज़ार करती हैं। हम आदिवासी स्त्रियां, श्रमशील स्त्रियां उस माकूल मौसम की तरह ही जीवित रहती हैं। हम पुनः जिंदा हो जाती हैं जीवन का उत्सव मनाने। हम पुनः जिंदा हो जाती हैं जीवन का उत्सव मनाने, फिर से अपने कंधों पर जीवन की हरियाली डोने, फिर से अपने कंधों पर जीवन की हरियाली डोने। श्रमशील आदिवासी स्त्रियों को जितना दबाओगे उतना ही उग आएंगी, जितना काटोगे उतना ही लहलाएंगी। हवा की मधुर ध्वनि के साथ ज्ञात की टहनियाँ जैसे ताल मिलाती हैं, नृत्य में झूमने लगती हैं। हम श्रमशील आदिवासी स्त्रियाँ खेत, खलियान और जंगल में सामूहिक नृत्य कर जीवन का उत्सव मनाती, जीवन में ताजगी भरती। हम श्रमशील आदिवासी स्त्रियां ज्ञात की टहनियों से उन बेरहम मौसम में, उन बेरहम हवाओं में पुनः पुनः उगाती हैं। एक और कविता है, सर ने बिपाशा का जिक्र किया तो मैं उसी में से एक कविता को मैं पढ़ना चाहूँगी। कौन सी वाली? एक बाहर वाली जो छपी थी, अच्छा वो मैं उसे पढ़ना चाहूँगी। बाहर शीर्षक है कविता का। बाहर शब्द नहीं, बाहर शब्द नहीं, निकाल देना शब्द से अर्थ को, भाषा से मनुष्य को, किसी को गांव से देश से।
बाहर शब्द नहीं निकाल देना, शब्द से अर्थ को, भाषा से मनुष्य को, किसी को गांव से देश से। हम बाहर का अर्थ जीते रहे हैं, भीतर भीतर बाहर को पीते रहे हैं। हम बाहर का अर्थ जीते रहे हैं, भीतर भीतर बाहर को पीते रहे हैं। जात से, समाज से, देश से, भाषा, विचार और विमर्श से, देश के सवालों से बाहर रखा गया है हमें। हम भीतर तक समझते हैं बाहर का अर्थ। ये एक विमर्श के पर्सपेक्टिव में, चाहे वो दलित विमर्श के पर्सपेक्टिव में, चाहे वो आदिवासी अस्मिता के पर्सपेक्टिव में, कि किस तरह से अगर हम पूरे के पूरे आदिवासी पर्सपेक्टिव को देखते हैं तो किस तरह से हम एक हाशिए पर खड़े होते हैं, उसी पर्सपेक्टिव में का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने 2 कविता के लिए कहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। पहाड़ वाली एक पहाड़, क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें अपने जो क्षेत्र है और उसकी विशेषताएं, वहाँ के लोगों की खासियत हमें ज़्यादा याद आती है। जब हम बाहर निकलते तो हमें अपनी जगह की इम्पोर्टेंस, उसकी विशेषताएं हमें मालूम पड़ती है। पहाड़ शीर्षक है। कंधों पर पहाड़ डोते डोते हम फिसल आए मैदानों में, कंधों पर पहाड़ डोते डोते हम फिसल आए मैदानों में। जैसे नदी उतरती है ठंडा मीठा पानी लेकर, जैसे नदी उतरती है ठंडा मीठा पानी लेकर, जीवन को और बेहतर बनाने कुछ सपने, उम्मीदें, खून में रवानी लेकर। पर मैदान उनका रहा जो सदा से मैदान में रहे, पर मैदान उनका रहा जो सदा से मैदान में रहे। सत्ता, संस्कृति और इतिहास का उपयोग कर सकने में, ज्ञान में हम लौट रहे हैं। हाँ, लौट रहे हैं, हमारे पहाड़ बुला रहे हैं हमको। मैदान की हवा अब सांस नहीं दुर्गंध हो गई है। यहाँ लोग प्याज लहसुन तो नहीं खाते, यहाँ लोग प्याज लहसुन तो नहीं खाते, मांस मच्छी तो दूर, हाँ मगर मौका मिले तो खा जाते हैं जिंदा इंसान को उसकी दिहाड़ी समेत। हाँ मगर मौका मिले तो खा जाते हैं जिंदा इंसान को उसकी दिहाड़ी समेत। खूब पसीना बहाकर बचता है तो चूस जाते हैं खून की आखिरी बूंद तक। उस पर भी सीदम सीद कुछ न कहकर शब्दों की जुगाली करते हैं, उस पर भी सीदम सीद कुछ न कहकर शब्दों की जुगाली करते हैं। हम पहाड़ के लोग पहाड़ से टेढ़ा उतरना तो जानते हैं, हम पहाड़ के लोग पहाड़ से टेढ़ा उतरना तो जानते हैं, पर नहीं जानते जिंदगी में आड़ा टेढ़ा चढ़ना। हमारे पहाड़ सेब, खुमानी और बादाम के पेड़ बुला रहे हैं हमें, बुला रहे हैं सीढ़ीदार खेत। खिड़कियों से घर में आते जाते बादलों के बगुले बुला रहे हैं चीड़, देवदार, न्योज़े और मगल के दरख्त। बुला रहे हैं पहाड़ हमें, जागते सोते सपनों में बुला रहे हैं पहाड़ हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। और मैम अनुरोध रहेगा उपायुक्त ओरुल मैम से कि मैम इतने दूर से दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, स्पेशली हमारे इनविटेशन पर, आमंत्रण पर यहाँ पर आए हैं और दोनों दिन हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, तो उसके लिए एक मोमेंटो भेंट कर इन्हें सम्मानित करें। डॉक्टर स्नेहलता नेगी जी। मैम हम उम्मीद करते हैं आप आगे भी हमारे साथ जब हमारे कोई कार्यक्रम हो तो ज़रूर जुड़े। धन्यवाद मैम। अजय सर, आपसे रिक्वेस्ट। बहुत अच्छी कविता सुनाई स्नेहलता ने आप लोगों के सामने।
अगर रहती लास्ट तक रहती तो हम दूसरे राउंड में फिर से इनकी कुछ और कविताएं सुनते। खैर जो सुनाई बहुत अच्छी सुनाई। और मुझे अपनी एक कविता ब्यूज की टहनियाँ हैं वो याद आ गई, ज्ञात की टहनियों से। बहुत ही सुंदर कविता। और दूसरी कविता भी उनकी बहुत अच्छी है। ट्राइबल आइडेंटिटी की जो तड़फ है, जो दर्द है, उसको एक्सप्रेस न कर पाने का जो दर्द है, वो पूरा का पूरा इनकी कविता में आया। बहुत धन्यवाद इन सुंदर कविताओं के लिए। तो अगला कवि जो आ रहा है हमारे सामने, कवित्री हैं शोभना, सांगला गांव से हैं, तहसील सांगला। शोभना। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तिगण को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम शोभना है। मैं किन्नौर के सांगला गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री जगतपाल नेगी जी है, जिनका किन्नौर के कल्चर में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्हीं से इंस्पायर हूँ मैं। तो मेरी शुरुआत कविताएं लिखने की शुरुआत जो है 7वीं कक्षा में हुई थी, जो कि मेरे मेंटोर, मेरी टीचर, हिंदी टीचर डॉक्टर स्फूर्ति श्रीवास्तव जी ने मुझे इंस्पायर किया था। यहाँ पर किन्नौर में लिखने की शुरुआत या फिर हम कवियों की संगठित होने की शुरुआत 2020 से भी पहले शायद थी। मैं भी 2020 में जुड़ी हूँ। तो मेरी जो कविताओं का जो मेन जो मेरा टॉपिक होता है, जो विषय होता है, वो स्त्री वेदना के ऊपर होता है। तो इसी से रिलेटेड, इसी से संबंधित मैं आपको एक मेरी कविता जो कि किन्नौर के प्रथम साझा काव्य संकलन हिम काव्य में प्रकाशित हुआ था, वो उस कविता का शीर्षक है स्त्री वेदना। हाँ मैं एक स्त्री हूँ, हाँ मैं एक स्त्री हूँ, पुत्री धर्म निभाना है मुझको, पुत्री धर्म निभाना है मुझको, चूक गई तो बोझ बन जाऊंगी। हाँ मैं एक स्त्री हूँ, पुत्री धर्म निभाना है मुझको, चूक गई तो बोझ बन जाऊंगी। पत्नी धर्म निभाना है मुझको, पत्नी धर्म निभाना है मुझको, स्वतंत्रता मांगी तो बद चलन कहलाऊंगी। हाँ मैं एक स्त्री हूँ, ना दे पाई जो दहेज तो जला दी जाऊंगी, ना दे पाई दहेज तो जला दी जाऊंगी। अनचाहे प्रस्ताव को ना स्वीकारा तो तेजाब से अपना चेहरा खो जाऊंगी। हाँ मैं एक स्त्री हूँ, अकेली नहीं चल सकती, दुनिया लगाए बैठी है घात, अकेली नहीं चल सकती, दुनिया लगाए बैठी है घात। चाहे हो क्यों ना 8 साल का, चाहे हो क्यों ना 8 साल का, चाहिए बाहर जाने के लिए भाई का साथ। हाँ मैं एक स्त्री हूँ, मन है मेरा बड़ा ही बेकार, मन है मेरा बड़ा ही बेकार, ममता के आगे हार जाती हूँ। तब भी संतान की ही सोचती, बुढ़ापे में जब खुद को अकेली पाती हूँ। हाँ मैं एक स्त्री हूँ, दिवाली नवरात्र आते ही घर घर में पूजी जाती हूँ। लक्ष्मी दुर्गा चामुंडा बन शक्ति का पाठ पढ़ाती हूँ। मन में है मेरे अथाह वेदना, मन में है मेरे अथाह वेदना, फिर भी सब सह जाती हूँ। नैनों में अश्रु, अधरों पर मुस्कान लिए, मैं त्याग की मूर्ति बनकर रह जाती हूँ। हाँ मैं एक स्त्री हूँ। धन्यवाद। मैं बचपन से लेकर जब तक जहाँ से मुझे याद है तब से लेकर मैं सतलुज नदी को देखती आ रही हूँ, इसको समझने की कोशिश करती हूँ। कभी बचपन में देखती थी कि ये कभी गंदा सा लगता है, कभी इतना प्यारा, मतलब नदी इतनी सुंदर सी लगती है, कभी मैली सी लगती है। ये सारी चीज़ें मैं बचपन से ही जो है नोटिस करती थी। तो मैंने सतलुज नदी के ऊपर 2 कविताएं लिखी है। उनमें से मैं एक आज आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है सतलुज कहलाती। कहीं गांव कहीं पहाड़ से गुजरती हुई तुम चलती जाती, कभी गांव कहीं पहाड़ से तुम गुजरती हुई चलती जाती, यूं ही नहीं तुम सतलुज कहलाती। खेतों के लिए तो कभी पीने के लिए,
खेतों के लिए तो कभी पीने के लिए तुम हर जीव के काम आती, यूं ही नहीं तुम सतलुज कहलाती। हिम प्रदेश के लिए पवित्र गंगा से तुम मानी जाती, हिम प्रदेश के लिए पवित्र गंगा से तुम मानी जाती, यूं ही नहीं तुम सतलुज कहलाती। कभी साथ अपने रेत तो कभी सोना ले आती, कभी साथ अपने रेत तो कभी सोना ले आती, यूं ही नहीं तुम सतलुज कहलाती। कैलाश मानसरोवर से निकलकर तुम मैदानों को जीवन दे जाती, कैलाश मानसरोवर से निकलकर तुम मैदानों को जीवन दे जाती, यूं ही नहीं तुम सतलुज कहलाती। कभी रौद्र रूप से डराती, कभी शांत रूप से सबके लिए मुस्कान लाती, कभी रौद्र रूप से डराती, कभी शांत रूप से सबके लिए मुस्कान ले आती, यूं ही नहीं तुम सतलुज कहलाती। कितनी कहानियां कितने किस्से, कितनी कहानियां कितने ही किस्से, खुद में तुम समाये चली जाती, यूं ही नहीं तुम सतलुज कहलाती, यूं ही नहीं तुम सतलुज कहलाती। धन्यवाद आप सभी का। नेक्स्ट राउंड भी होगा। थैंक यू शोभना जी, बहुत आभार इस